हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे के टेक्स्ट को हिंदी में समझेंगे। उसको ऐसे का नाम है ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी। इसे चार्ल्स लैम ने लिखा है। चार्ल्स लैम बहुत ही इम्पोर्टेंट एसाइस्ट माने जाते हैं रोमांटिक एज के, और बहुत ही पॉपुलर एसाइस्ट माने जाते हैं। इनफैक्ट प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसाइस्ट उनको कहा जाता है। Children loved to listen to the stories about their elders when they were children, to stretch their imagination to the conception of a traditionally great uncle or a grand dame whom they never saw. तो इस स्टोरी में होता ये है कि जो चार्ल्स लैम्ब रहते हैं वो एक एलिया के कैरेक्टर में है, यहाँ पे एलिया करके कैरेक्टर में है, और उनके दो बच्चे हैं जॉन और एलिस। तो ये जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो उनके पास आते हैं, पापा पापा हमको स्टोरियाँ सुनाइए। जैसे कि हमको भी, हम बचपन में थे तो स्टोरी सुनना पसंद था, उसी तरह उनके बच्चे आते हैं और उनको कहते हैं कि हमको स्टोरी सुनाइए, ताकि उनका इमेजिनेशन बढ़ सके और उन अपने ग्रेट ग्रैंड मदर और ग्रेट ग्रैंड अंकल के बारे में जान सके, जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा है, whom they never saw. It was in this spirit that was my little ones crept about me the other evening to hear about their great grandmother Field, who lived in a great house in a Norfolk, 100 times bigger than that is which they and Papa lived, which had been the scene, so as least it was generally believed in the part of the country. So इसी स्पिरिट के साथ जो मेरे बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, लिटिल वंस, वो मेरे पास रेंगते रेंगते आ गए ताकि हमको ग्रेट ग्रैंड मदर की कहानी सुनाइए, ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड की कहानी सुनाइए, जो कि रहती थी, कहाँ रहती थी, वो हाउस में रहती थी इन नॉर्फॉक। और वो जो हाउस था नॉर्फॉक में, जो हाउस था एक तरह, इनफैक्ट वो मैंशन की तरह था। वो 100 टाइम्स बिगर था, जिसमें उसके पापा और उनके बच्चे रहते थे। मतलब बहुत ही बड़ा हाउस था वो, बहुत ही बड़े रिच आदमी का हाउस था। और वो जो रिच आदमी था कहीं और दूर शहर में फैशनेबल इलाके में अपना घर बना लिया था, और वो वहाँ रहता था, और यहाँ का टेक केयर करने के लिए उनकी ग्रैंड माँ रहती थी, मिसेस फील्ड। So which had been in the scenes, at least it was generally believed in the part of the story, of the tragic incident which they had lately become familiar with from the ballad of the children in the wood. और उस लोकेलिटी में एक स्टोरी फेमस थी। एक स्टोरी किसकी स्टोरी थी? तो बच्चों की स्टोरी थी, जो कि स्टोरी का नाम था चिल्ड्रन इन द वुड। इसमें होता ये था कि एक अंकल रहते हैं, उनके साथ दो बच्चे रहते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और वो अंकल उन बच्चों का देखभाल नहीं करना चाहते थे, तो वो बहुत ही क्रूएल थे, और वो जाके बहुत ही ज़्यादा मतलब निर्दयी थे। वो जाके जंगल में गए और बच्चों को छोड़ आए, और ताकि उनका ख्याल मत रखना पड़े। और बच्चे बेचारे वहाँ भूख प्यास से ठंड से मर गए, और मर के उनके बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी। उसको देख के जो रॉबिन रेड ब्रेस्ट चिड़िया है, उसको बहुत ज़्यादा दया आई। उसने कोशिश की कि पत्तों से उनके बॉडी को ढक सके। और ऐसा कहा जाता है, इस स्टोरी के साथ एक और स्टोरी जुड़ी हुई है कि इन बच्चों की जो आत्मा है, इनकी अपैरिशन है, वो उस इलाके में भटकती है, और वो वहाँ पर घरों में खेलती है। जैसे कि ये पास में जो घर था, जहाँ मैंशन, जहाँ दादी माँ रहती थी, वहाँ पर उन लोग आते थे, बच्चे लोग सीढ़ियों में खेलते थे। और certain it is that the whole story of the children and their cruel uncle was to be seen fairly carved out in the wood upon the chimney piece of the great hall. The whole story down to the robin redbreast, till a foolish rich person pulled it down to set up a marble one of the modern inventions in its stead, with no story upon it. अब हुआ ये कि इस स्टोरी का जो टेक्स्ट है, वो स्टोरी एक लकड़ी में नक्काशी की गई थी, जो उस घर में मौजूद था। उस घर में ड्राइंग रूम में लकड़ी की नक्काशी का एक पीस था, जिसमें पूरी की पूरी स्टोरी थी, बहुत ही डिटेल में स्टोरी थी। यहाँ तक कि रॉबिन रेडब्रेस्ट का भी बहुत अच्छा नक्काशी में उकेरा गया था, बहुत ही सुंदर लग रही थी वो, पत्तों की पेंटिंग थी। और बाद में इस घर के मालिक ने क्या किया, फुलिशली ये ओल्ड हो गया करके इसको रिप्लेस कर दिया न्यू मार्बल पीस के जरिए। अब ये जो स्टोरी, जिसमें कोई भी स्टोरी नहीं थी, उस मार्बल पीस में कोई स्टोरी नहीं थी। Here Alice put out one of her dear mother's look, too tender to be called upbraiding. अब होता ये है कि जैसे यहाँ पे बच्चे रहते हैं, एलिस और जॉन, उन लोग कुछ बात नहीं करते हैं, उन लोग सिर्फ साइलेंटली सुनते हैं, और कुछ अपने आँख को मटकाते हैं, हाथों से जेस्चर्स देते हैं, हाथों मुंह से हाव भाव बनाते हैं,
कि ये क्या बोल रहे हैं। तो वो यहाँ पे एलिस कहती एकदम ऐसा मुँह बनाती, नाक भौं से करती है कि ये क्या कर दिया, कुछ अच्छा नहीं किया मालिक ने, इस तरह से। तो वो बहुत ही अजीब तरह का लुक बनाती है, लेकिन चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि बहुत ही क्यूट लुक है। मतलब एक फादर को तो अपने बच्चों का हर लुक पसंद आता है। Then I went on to say how religious and how good their great grandmother Field was, how beloved and respected by everybody, though she was not indeed the mistress of this house, but had only the charge of it. अब फिर आगे चार्ल्स केलिया कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि कैसे जो तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड हैं उनको सभी प्यार करते थे, सभी रेस्पेक्ट करते थे। और हालांकि इस घर की वो एक्चुअल मिस्ट्रेस नहीं थी, मालकिन नहीं थी इस ग्रेट हाउस की, लेकिन उनकी इसकी इंचार्ज थी। और सभी लोग उनको इसको इसलिए पसंद करते थे क्योंकि बहुत ही चैरिटेबल थी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी। And yet in some respect she might be said to be the mistress of it too, committed to her by the owner, who preferred living in a newer and a more fashionable mansion which he had purchased somewhere in the adjoining country. अब होता ये है कि जो ऑनर, रियल ऑनर रहते हैं किसी और दूसरे इलाके, दूसरे कंट्री का मतलब यहाँ पे गांव है, कंट्री के दूसरे एरिया में चले जाते हैं जो ज़्यादा पॉश रहता है, ज़्यादा फैशनेबल रहता है, और वहाँ बिग सा मैंशन बना लिए रहते हैं, बहुत ही महलनुमा घर। और इस घर का देखभाल करने के लिए चार्ल्स की दादी को सौंप जा रहे थे, जैसे मैंने पहले ही बताया था इसको। और ये इस घर की मालकिन ना होते भी मालकिन की तरह ही उनको रिस्पेक्ट मिलती थी, और एक्चुअल में मालकिन ही समझा जाता था चार्ल्स की दादी माँ को, मिसेस फील्ड को। But still she lived in it in a manner as if it has been her own, and kept up the dignity of the great house in a sort which she lived, which afterward came to decay and was nearly pulled down, and all its old ornaments stripped and carried away to the owner's other house, where they were set up and looked as awkward as if someone were to carry away the old tombs they had seen lately at the abbey and stick them to the ladies' सी टाउडरी गिल्ट ड्राइंग रूम। अब सेंटेंसेस इसमें थोड़ा लॉन्ग है, फिर भी ऐसा कोशिश करते हैं इनको पार्ट्स में पढ़ने का। तो अब क्या होता है कि दादी माँ की मौत हो जाती है, और दादी माँ के रहते तक तो बहुत ही डिग्निटी के साथ ही, बहुत ही प्यार के साथ उस घर का ख्याल रखती हैं, लेकिन उनकी मौत के बाद ये हाउस ऑलमोस्ट डिके हो गया, क्रम्बल हो गया, और एक तरह से ख़राब हो गया। और इसके बाद जो ऑनर थे उसने इसमें के सारे जो ऑर्नामेंट्स थे, सजावट की चीज़ें थी, आर्टिफैक्ट्स थे, सब ले गया धीरे धीरे और उसको न्यू हाउस में शिफ्ट कर दिया, और ये पूरा का पूरा सेटअप चेंज कर दिया। और इस तरह से, और इस पुराने घर से जब उसने नई जो चीज़ें हैं उसको अपने नए घर में लेके गया, तो ऐसे लगा कि जैसे कि कोई वेस्टमिनिस्टर से कोई टूम्ब को लेके किसी ड्राइंग रूम में सजा दिया हो। यहाँ पर एबे का मतलब होता है इंग्लैंड का एक इलाका है, कब्रिस्तान बोलते हैं उसको, वेस्टमिनिस्टर एबे। उस इलाके से कब्रिस्तान से कोई वस्तु निकाल के कोई आदमी अगर किसी के महिला के ड्राइंग रूम में, फैशनेबल ड्राइंग में रख दे तो जैसे लगेगा वैसे ही लग रहा था, ऐसा कहते हैं चार्ल्स लैम्ब। हियर जॉन स्माइल्ड एज मच टू से हाउ वुड इट फूलिश इंडीड, है ना। यहाँ पे जो बच्चा रहता है, बॉय रहता है, वो स्माइल करता है, कितना फुलिश है ये, कितना सचमुच कितना फुलिश है। And then I told how when she came to die, her funeral was attended by a concourse of all poor. अब फिर मैंने उनको बताया कि जब उनकी डेथ हुई तो कैसे उनका जो फ्यूनरल था कई लोगों ने अटेंड किया, गरीब लोगों ने, एंड द सम ऑफ द जेंट्री टू एंड ऑफ द नेबरहुड फॉर मेनी माइल्स राउंड। और जेंट्री टू मतलब उच्च वर्ग के लोग भी, रिच लोग भी, और उनके आसपास के लोग, नेबरहुड के लोग, माइल्स चलते हुए गए उनके डेड बॉडी के साथ, to show their respect for her memory because she had been such a good and religious woman। और वो दादी माँ को रेस्पेक्ट देना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि वो कितनी अच्छी वुमेन थी, कितनी रिलीजियस वुमेन थी। अपना रेस्पेक्ट शो करने के लिए वो आगे तक गए और उनके फ्यूनरल में शामिल हुए। So good indeed that she knew all the salary by heart, and a great part of the testament besides। अब चार्ल्स आगे कहते हैं कि ना सिर्फ मेरी दादी को पूरी की पूरी सैलरी याद थी बाई हार्ट, बल्कि रुको उसको टेस्टामेंट भी याद था पूरा, सभी बाइबल के जितने भी पार्ट्स हैं सभी पूरा याद था उनको। हियर लिटिल एलिस स्प्रेड हर हैंड्स देन टोल्ड
what a what a tall, upright, graceful person their great grandmother field once was. अब यहाँ पे जब वो रिलीजियस वुमेन और इस साल्ट्री की बात करते हैं, जो क्यूट सी जो लिटिल एलिस रहती है बहुत ही क्यूट रिएक्शन देती है और अपना हैंड को ऐसे स्प्रेड करती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, दादी को इतना कैसे याद हो सकता है, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, इस तरह से वो कहना चाह रही हो जैसे। फिर एलिया कहते हैं कि हमारी दादी ना सिर्फ अच्छी वुमेन थी, रिलीजियस वुमेन थी, बल्कि बहुत ही टॉल थी, लंबी थी, अपराइट थी और बहुत ही ग्रेसफुल, शानदार पर्सन थी। और उनकी जो जो मिसेस मतलब जो मिसेस फील्ड थी वो बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और अपने यूथ में बहुत ही अच्छी डांसर थी। एंड हाउ इन हर यूथ शी वॉज अस्टीम द बेस्ट डांसर। हर एलिस लिटिल राइट फूट played an involuntary movement till upon my looking grave it destined registered the best dancer I was saying in the country till a cruel disease called cancer came and bowed her down with a pain। अब वो कहते हैं कि ना सिर्फ अच्छी वुमेन थी बल्कि एक बहुत अच्छी डांसर थी और बहुत ही सुंदर भी थी। तो जैसे ही एलिया ने डांस वर्ड कहा तो जो एलिस थी, लड़की थी, उसके पैर अपने आप से थिरकने लगे, वो कुछ मूवमेंट्स बनाने लगी, डांस के मूवमेंट्स बनाने लगी अपने पैर से। और फिर एलिया कहते हैं फिर मैंने उसको घूर के देखा और फिर वो शांत हो गई, शांत बैठ गई और अपना जो डांसिंग का काम था उसने रोक दिया। फिर आगे कहते हैं एलिया कि कैसे मेरी जो दादी माँ थी उनको एक क्रूअल डिजीज़ कैंसर ने घेर लिया था और उनकी बॉडी को पूरा डाउन कर दिया था, उनको पेन से वो पूरी डाउन हो गई थी। बट इट कुड नेवर बेंड हर स्पिरिट, गुड स्पिरिट और मेक देम स्टूप, बट दे वर स्टिल अपराइट बिकॉज शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस। अब वो कहते हैं कि जो उनके गुड स्पिरिट थे, उनको जो अच्छाइयाँ थी, उनकी आत्मा की जो अच्छाइयाँ थी, उनके विल पावर की अच्छाइयाँ थी, इस चीज़ को कभी भी स्टूप नहीं कर पाया, इसका को कभी झुका नहीं पाया जो कैंसर था। बट दे वर स्टिल अपराइट, वो अभी भी बहुत ही हाई थी अपने स्पिरिट्स में। मतलब जो इंसान है उसकी कि विल पावर को, उसके मन को कभी भी कोई बीमारी हरा नहीं सकती, भले ही बॉडी को हरा सकती है। बिकॉज शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस, और क्योंकि वो मन से बहुत अच्छी थी, बहुत ही रिलीजियस वुमेन थी और भगवान की भक्ति करती थी, तो इसलिए उनके मन में एक अजीब सी शक्ति थी, एक विल पावर था, एक भगवान की शक्ति थी जो उनका साथ दी। देन आई टोल्ड हाउ शी वॉज यूज टू स्लीप बाई हर सेल्फ इन ए लोन चैम्बर ऑफ अ ग्रेट लोन हाउस। फिर मैंने उनको कहा कि कैसे हमारी जो दादी माँ थी घर में अकेले घर के अकेले चैम्बर में रहती थी और उन्हें कुछ डर नहीं लगता था। एंड हाउ शी बिलीव्ड दैट एन apparitions ऑफ द टू इन्फेंट्स was to be seen at the midnight gliding up and down the great staircase near where she slept। और वो कहते हैं कि वो जो दादी थी हमको खुद ही बताती थी कि जो चिल्ड्रन फ्रॉम वुड के जो अपैरिशंस थे, आत्माएं थी, उस घर में आती थी और सीढ़ी में उन लोग खेलते रहते, स्टेयर केस में फिसलते रहते थे। ये जो खेल है सभी लोगों ने बचपन में खेला होगा, सीढ़ियों से फिसलने वाला खेल। तो इस तरह से वो करते थे। और फिर वो कहते हैं कि वेयर शी स्लेप्ट बट शी सेड दोज इनोसेंट वुड डू हर नो हार्म एंड हाउ फ्राइटेंड आई यूज टू बी though in those days I had my maid to sleep with me because I was never half so good or religious as she। अब कहते हैं कि इन चीज़ों से वो डरती नहीं थी, वो कहती थी वो जो इनोसेंट बच्चे हैं उनको कुछ भी हार्म नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत ही प्यारे बच्चे थे, बहुत ही इनोसेंट थे, इस तरह से वो कहती हैं। बट लेकिन जब इस स्टोरी को चार्ल्स लैम्ब ने सुन लिया तो बहुत ही ज़्यादा डर गए वो, क्योंकि वो कहते हैं कि जितनी जो रिलीजियस थी मेरी जो ग्रैंड माँ थी उसके में आधा भी रिलीजियस नहीं था। तो मैं इसलिए डर गया, ऐसा कहते हैं, क्योंकि ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो रिलीजियस होते हैं उनको भूत प्रेत जो होते हैं कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और जो रिलीजियस नहीं है उनके साथ तो कुछ भी हो सकता है। एंड येट आई नेवर सॉ द इन्फेंट्स। फिर कहते हैं लेकिन मैंने कभी उन बच्चों को नहीं देखा, कभी उनके बच्चों के घोस्ट को नहीं देखा। तो एक्चुअल में यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब कहना चाहते हैं कि मैं घोस्ट पे बिलीव नहीं करता। हियर जॉन एक्सपेंडेड ऑल हिज आईब्रोज एंड ट्राई टू लुक करेजियस। अब यहाँ पर स्टोरी को सुनकर जो जॉन है, बॉय है, वहाँ बैठा है और वो अपने पूरे आई ब्रोज को एक्सपैंड करता है और ये बताना चाह रहा है कि मैं तो बिल्कुल डरा नहीं हूँ इस घोस्ट स्टोरी को सुन के, और अपने आप में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कितना करेजियस है, कितना बहादुर है वो। Then I told how good she was to all her grandchildren, having us to great house in a holiday, where I in a particular used to spend many hours by myself in a gazing upon the old bust of the 12 Caesars.
फिर मैं कहता हूँ उनको कि मैं कैसे कैसे मेरी जो ग्रैंड माँ थी बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही सब बच्चों को बहुत प्यार करती थी और हमारे हॉलीडेज़ में अपने घर में इनवाइट करती थी। हम जब स्कूल की छुट्टियाँ होती थी तो हम वहाँ आते थे वेकेशन को स्पेंड करने। और मैं जो हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता था कि मैं पूरे घंटों घंटों घूमते रहता था और गैलरी में घूमते रहता था। और वहाँ पर गैलरी में ओल्ड बस्ट थी 12 सीजर्स की, मतलब हाफ हाफ ऐसे मूर्तियाँ थी जो कि सीजर्स रोम के राजाओं की थी, रोम के एम्परर्स की थी। और वो संगमरमर की मूर्तियाँ थी, पत्थरों की मूर्ति थी, उनको मैं निहारते रहता था, घंटों देखते रहता था सीजर्स को। दैट हैड बीन एम्परर ऑफ रोम टिल द ओल्ड मार्बल हेड्स वुड सीम टू लिव अगेन। और मैं उनको तब तक देखता रहता था जब तक कि जो पुराना मार्बल है जो कि वो फिर से जिंदा ना हो जाए। मतलब उनको ऐसा महसूस होता था कि वो जिंदा हो गया, वो अलाइव हो गया, ऐसा महसूस होता था चार्ल्स लैम्ब को। और आई टू बी टर्न इनटू मार्बल विद देम, या तो कभी मैं ही उनके साथ पत्थर बन जाता था, मार्बल बन जाता था, इस तरह से कहते हैं। तो कितना ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर राइटर का। How I never could be tired with roaming about that huge mansion with its vast empty rooms। फिर कहते हैं कि कभी भी मैं उस एम्प्टी घर में, उसके मैंशन में, उसकी गलियारों में घूमने से नहीं थकता था। मैं बल्कि बिना थके घूमते रहता था, एंजॉय करते रहता था उन एम्प्टी रूम्स में, इस तरह से वो कहते हैं। विथ देयर worn आउट हैंगिंग्स फ्लटरिंग टेपेस्ट्री, जहाँ का हैंगिंग्स था बहुत सारी दीवार में आर्टिफैक्ट्स टंगी हुई थी, सजावट की चीज़ें टंगी हुई थी जो ओल्ड हो गई थी, कुछ कुछ सड़ गई थी, पुरानी फटी हो गई थी। और जो टेपेस्ट्री था, पेंटिंग्स था, वो फ्लटर करते रहता था, सबको मैं देखते रहता था। एंड कार्व्ड ओकन पैनल्स, और ओक ट्री से बना पैनल था जो कि नक्काशी से हुआ था, उसको देखता था मैं। विथ द गिल्डिंग ऑलमोस्ट रब्ड आउट समटाइम इन द स्पेशियस ओल्ड फैशन गार्डन। और जो मैं वहाँ यहाँ घूम लेता था, उसके बाद फिर मैं ओल्ड फैशन गार्डन था, उस घर में एक बड़ा सा गार्डन था, ओल्ड फैशन था, पुराना गार्डन था, वहाँ भी मैं घूमने जाता था। विच आई हैड ऑलमोस्ट टू माई सेल्फ अनलेस वेन नाउ एंड देन ए सॉलिटरी गार्डनिंग मैन वुड क्रॉस मी। और जहाँ मैं अकेले घूमते रहता था, कोई नहीं रहता था, कभी कभार हफ्तों 15 दिन में कोई एक गार्डनर आ जाता था उस गार्डन की देखभाल के लिए, अदरवाइज वहाँ कोई नहीं था। एंड हाउ द नेक्ट्रिन्स एंड द पीचेस हंग अपॉन द वॉल्स विदाउट माई एवर ऑफरिंग टू प्लग देम। और कहते हैं कि तरह तरह के फ्रूट्स वहाँ थे, नेक्टरिन्स थे, पीचेस थे, जो कि वॉल से लटकते रहते थे, और मैं कभी भी उनको प्लग करने का, कभी भी तोड़ने का कोशिश नहीं करता था, बिकॉज दे वर फॉरबिडन फ्रूट्स। अब कहते हैं ये फॉरबिडन फ्रूट्स थे, मतलब इनको वो तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ये जो हाउस था वो उनकी ग्रैंड माँ को बिलोंग नहीं करता था, बल्कि एक दूसरे ऑनर को बिलोंग करता था, इसलिए वो ऐसा नहीं करते थे। कभी कभी वो खा लेते थे, मन पड़ा तो एक आध फ्रूट, बाकी कोई यूजुअल वो प्लकर नहीं थे। Unless now and then, and because I had more pleasure in strolling about among the old melancholy looking yew trees। अब कहते हैं कि ये फ्रूट्स खाने के बजाय मुझे पूरे गार्डन में घूमना, टहलना, और ओल्ड जो एकदम जो मेलांकली लुकिंग, जो एकदम दुखी जो यू ट्री था, जो एकदम दुखी दिखते रहता था, उनको निहारना मुझे ज़्यादा पसंद था। और द फर ट्री, और एक फर ट्री था, उसको देखना पसंद था। एंड पिकिंग अप द रेड बेरीज, और वहाँ पे जो रेड बेरीज बिखरे रहते थे उनको चुनना पसंद था। एंड द फर एप्पल भी था, उसको भी देखना पसंद था। विच वर गुड फॉर नथिंग बट टू लुक एट, जो कि खाने के लिए तो नहीं थे लेकिन देखने में बहुत सुंदर थे। और इन लाइंग अबाउट अपॉन द फ्रेश ग्रास, या तो मैं कभी घास में लेट जाता था, फ्रेश ग्रास में मुझे बहुत अच्छा लगता था। विथ ऑल द फाइन गार्डन स्मेल्स अराउंड मी, और मेरे मेरे चारों तरफ गार्डन की खुशबू बिखरी रहती थी, और भीनी भुनी खुशबू में मैं लेटे रहता था। और बास्किन इन द ऑरेंजरीज, और वहाँ पर गार्डन में ऑरेंजरी भी था। ऑरेंज को पकाने के लिए मे भी एक ग्लास हाउस टाइप का वहाँ बनाया गया था, क्योंकि वो कोल्ड कंट्री है इंग्लैंड। और वहाँ पर मैं फ्रूट्स वहाँ पकने के लिए रखे रहते थे, वहाँ पर मैं उनके साथ पकते रहता था, मतलब उनके साथ मैच्योर होते रहता था, वो ऐसे कहते हैं, मतलब धूप सेकते रहते थे, एक तरह से वो गर्मी लेते रहते थे। टिल आई कुड ऑलमोस्ट फैंसी माई सेल्फ राइपनिंग टू अलॉन्ग विद द ऑरेंज एंड द लाइम्स इन द दैट ग्रेटफुल वार्मथ। और मुझे ऐसे लगता था कि जैसे कि ऑरेंज पक रहा है, ऑरेंज
जो कच्चे से पक्का हो रहा है, उसी तरह से मैं भी पक रहा हूँ, मैं भी गर्मी महसूस कर रहा हूँ, मैं भी दूसरी दुनिया में पहुँच गया हूँ, लाइम की तरह मैं भी वार्मथ को महसूस कर रहा था, ऐसा वो कहते हैं। और इन द watching the days that darted to and fro in the fish pond, तो फिर मैं फिश पॉन्ड की तरफ चला जाता था, जहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ डेस लोग इधर से उधर घूमते रहती थी, एकदम जैसे कि छोटे बच्चे लोग घूमते रहते थे, कभी इधर तो कभी उधर, उस तरह से मछलियाँ घूमते रहती थी उस पॉन्ड में, वहाँ चला जाता था, उनको घंटों निहारते रहता था। At the bottom of the garden, where there a great sulky pike hanging midway down the water in the silent state, और तो मैं कभी चला जाता था उस फिश पॉन्ड में, जहाँ पर एक बहुत ही सल्की पाइक, एक बड़ी सी मछली रहती थी जो ऐसे मतलब स्टॉप हो जाती थी वो, और एक तरह से कहती थी एज इफ इट मॉक्ड एंड देयर एम्पेटेंट फ्रिस्किंग, और वो कह रही थी कि मतलब जो बाकी की मछलियों को वो डांट रही हो कि तुम लोग क्या इधर से उधर हो रही हो, मेरी तरह तुम शांत खड़े रहो ना, जैसे मैं खड़ी हूँ, ऐसे करके उनको डांट रही थी, उनके चुलबुलेपन पे, जैसे कि मम्मियाँ डांटती हैं इस तरह से वो डांट रही थी, जैसे बड़े लोग डांटते हैं। सो इस तरह से ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन है चार्ल्स लैम्ब का। I had more pleasures in these busy idle diversions than in all the sweet flavors of peaches. और एलिया कहते हैं कि मुझे इन छोटे छोटे प्लेजर्स में ज़्यादा मज़ा आता था, ज़्यादा खुशी होती थी, इस आलस भरे इसमें ज़्यादा मज़ा आता था, बजाय कि पीचेस को खाऊं, फ्रूट्स को खाऊं, नेक्ट्रेंस को खाऊं, ऑरेंजेस को खाऊं, सच लाइक कॉमन बेट्स ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि एक कॉमन बच्चों को पसंद है। मैं तो कॉमन बच्चा था ही नहीं, मैं तो डिफरेंट बच्चा था, ऐसा वो कहते हैं। Here, John slyly deposited back upon the plate a bunch of grapes which not unobserved by the Alice. अब क्या था, वहीं पर एक प्लेट था, प्लेट में अंगूर तो रखे हुए थे, उन अंगूर को जॉन ले लेके खा रहा था, लेकिन जैसे ही चार्ल्स लैम्ब ने कहा, जैसे ही यहाँ पे एलिया ने कहा, चार्ल्स लैम्ब इन द एक्चुअल और इस स्टोरी में एलिया ने कहा कि मुझे तो कोई फ्रूट ज़्यादा पसंद नहीं था, वैसे ही तुरंत जो जॉन ने वो बंच ऑफ ग्रेप्स को वहाँ रख दिया, जो कि एलिस देख ली। उसका मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि मैं भी अपने फादर की तरह बनना चाहता हूँ, मुझे भी कुछ फ्रूट्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। He had meditated dividing with her, and both seemed willing to relinquish them for the present as irrelevant. और उन्होंने अपने आप में मन में इसको डिवाइड कर लिया था कि इतना फ्रूट तुम्हारा, इतना फ्रूट मेरा है, ऐसे करके। Then in the somewhat a more heightened tone, I told how though their great grandmother Field loved all her grandchildren, yet in a special manner she might be said to love their uncle John L. अब चार्ल्स लैम्ब यहाँ पे कहते हैं कि जो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो सभी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनको लगता था कि स्पेशली वो उनके जो ब्रदर थे, एल्डर ब्रदर थे, जो जिसको कहानी में जॉन एल कहा गया है यहाँ पर, और जो कि एक्चुअल में जो उनके ब्रदर थे, जो चार्ल्स लैम्ब के ब्रदर थे, उनके बारे में कहा गया है कि वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, उनके जो ग्रैंड मदर हैं, because he was so handsome and spirited a youth and a king to the rest of us. वो कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बहुत ज़्यादा एक्टिव था, स्पिरिटेड था, और हम सबसे बहुत ही अच्छा था। इंस्टेड ऑफ हम सबसे मतलब उनकी जो सिस्टर है ये अब खुद हो गए इस तरह से। एंड इंस्टेड ऑफ मॉपिंग अबाउट अ सॉलिटरी कॉर्नर्स, यहाँ पर ये बताने वाली बात है कि उनकी एक चार्ल्स लैम्ब की एक सिस्टर थी और एक उनका बड़ा भाई था, और वो खुद चार्ल्स लैम्ब थे, 3 थे उन लोग। Because he was so handsome and spirited of youth and a king to the rest of us, and instead of moping about in the solitary corners like some of us, और कहते हैं बहुत ही एक्टिव थे, स्पिरिटेड थे, और बजाय कि किसी कॉर्नर में पड़े रहने के या घूमते रहने के, वो जैसे कि हम लोग करते थे, he would mount the most mettlesome horse he would get. वो घुड़सवारी करना पसंद करते थे, और जितना भी जो अस्तबल में जो कि एक सबसे ज़्यादा तेज घोड़ा होता है, मेटलसम, बहुत ज़्यादा स्पिरिटेड घोड़ा, उसमें बैठना पसंद करते थे वो, उनके जो ब्रदर। और उस समय उनका जो ब्रदर था छोटा था ना, छोटे से उसको ये शौक था। but an imp no bigger than themselves and make it carry him half over the county in a morning and join the hunters when they were in any out.
अब वो जब घोड़े पे बैठते थे तो बहुत ही छोटे दिखते थे, क्योंकि बहुत ही छोटे थे तो और भी छोटे दिखते थे। उसमें घोड़े में बैठते थे और फिर इस तरह से घूमते रहते थे। तो कभी तो वो हंटर्स को ज्वाइन कर लेते थे हंटिंग में, छोटे होने के बावजूद। एंड येट ही लव द ग्रेट हाउस एंड गार्डन्स टू। और कहते हैं कि मेरे ब्रदर को ये हाउस भी बहुत पसंद था, ये गार्डन भी बहुत पसंद था। ऐसा नहीं था कि उनको गार्डन पसंद नहीं था, उनको गार्डन में भी इंजॉय करते थे, हाउस में भी इंजॉय करते थे, और इस तरह से आउटडोर एक्टिविटीज़ भी इंजॉय करते थे। बट had too much spirit to be always spent up within their boundaries। लेकिन उन इतना स्पिरिटेड थे, इतना ज़्यादा उनके में जोश था, जुनून था कि अपने आप को ज़्यादा देर तक इस चार दीवारी में बांध कर नहीं रख पाते थे। एंड हाउ देयर अंकल ग्रेव अप टू मैन स्टेट एज अ ब्रेव एज ही वॉज हैंडसम। और वो कहते हैं कि जो तुम्हारे अंकल हैं, जो मेरे ब्रदर हैं, वो किस तरह से बड़े होकर बहुत ही ब्रेव बने, बहुत ही हैंडसम बने, टू द एडमायरेशन ऑफ एवरीबडी। जो और हर कोई उनकी तारीफ करता था, हर कोई उनको एडमायर करता था। बट ऑफ देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड मोस्ट स्पेशली। लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ कौन करती थी? आपकी दादी माँ, मतलब मेरी दादी माँ, और आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर, इस तरह से कहते हैं। एंड हाउ ही यूज्ड टू कैरी मी अपॉन हिज बैक व्हेन आई वाज लेम फुटेड बॉय। और वो बताते हैं कि कैसे कि मैं जब एक बार लेम फुटेड हो गया था, मेरे पैर में कुछ चोट आ गई थी, तो मेरे जो ब्रदर हैं वो मेरे को कैरी करते थे। फॉर ही वॉज अ गुड बिट ओल्डर देन मी, क्योंकि थोड़े मेरे से बड़े थे, वो ओल्डर थे, तो अपने पीठ में बैठा के घंटों घुमाते थे मेरे को। मेनी अ माइल्स व्हेन आई कुड नॉट वॉक फॉर पेन, क्योंकि मुझे दर्द होता था पैरों में और मैं वॉक नहीं कर पाता था, तो अपने पीठ में बैठा कर मेरे को सैर कराते थे वो। एंड हाउ इन आफ्टर लाइफ when he became lame footed too, and I did not always, I fear, make a allowance enough for him when he was impatient। फिर कहते हैं कि कुछ ऐसा मौका आया, किसी वजह से मेरा ब्रदर भी लेम फुटेड हो गया, कभी कोई चोट अगर आ गई होगी, लेकिन उस समय मैंने उसकी हेल्प नहीं की और उतना उसको इंजॉय नहीं करने दिया जितना कि मेरे ब्रदर ने मुझे करने दिया था, मेरे ब्रदर ने मेरा फेवर किया था। And in pain, and nor remember sufficiently how considerate he had been to me when I was lame-footed, and how when he died, though he had not been an dead hour। और कहते हैं तो इस मेरे को बहुत दुख हो रहा था, मैं रिग्रेट के साथ इस बात को रिकॉल कर रहा था, याद कर रहा था कि मैंने अपने ब्रदर का उतना हेल्प नहीं कर पाया जितना मेरे ब्रदर ने किया। और लैम अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, वो याद करते हैं अपने ब्रदर को कि कैसे उनके जब ब्रदर मर गए, डाई हो गए, दो ही हैड नॉट बीन एन डेड एन आवर, और उनको मरे 1 घंटा भी नहीं हुआ था। इट सीम्ड एज इफ ही हैड डाइड अ ग्रेट वाइल अगो, उनको लगा कि उनको मरे बरसों हो गया हो। सच ए डिस्टेंस देयर इज बिटविक्स्ट लाइफ एंड डेथ, बिटविक्स्ट मीन्स बिटवीन, ऐसा डिस्टेंस होता है लाइफ और डेथ के बीच में, बहुत ही हाई डिस्टेंस। एंड हाउ आई बोर हिज डेथ एज आई थॉट प्रेटी वेल एट फर्स्ट। और वो कहते हैं मैंने किस तरह से उसके दर्द को सहा है मैं ही जानता हूँ, बट आफ्टरवर्ड इट हॉन्टेड एंड हॉन्टेड मी। कहते हैं कि उस समय तो मैं कुछ समय के लिए शांत हो गया, लेकिन बाद में उसकी जो मेमोरी है, उसका जो डेथ है, मुझे हॉन्ट करता रहा, मेरा पीछा करता रहा। एंड दो आई डिड नॉट क्राई और टेक इट टू हार्ट एज सम डू। और जैसे कि मैंने उतना उसको सीरियसली नहीं लिया, अपने हार्ट में नहीं लिया, दिल से नहीं लिया, जितना दूसरे करते हैं, एक डेथ को लेके बैठ जाते हैं। एंड एज आई थिंक आई वुड हैव डन, ही वुड हैव डन इफ आई हैड डाइड। और जो कि मुझे लगता है, मैं सोचता, आई थिंक दैट कि मेरा ब्रदर ऐसा किया रहता है अगर मैं मरा होता तो। Yet I missed him all day long। लेकिन मैं फिर भी उसे बहुत मिस करता था, पूरे दिन मिस करता था। एंड न्यू नॉट टिल देन हाउ मच आई लव्ड हिम। और मैं तब तक जान नहीं पाया कि मैं उसे कितना लव करता था। आई मिस्ड हिज काइंडनेस, आई मिस्ड हिज क्रॉसनेस, एंड विस्ड हिम टू बी अलाइव अगेन। मैं उसका प्यार मिस करता था, मैं उसकी दया मिस करता था, मैं उसका अच्छाई मिस करता था, और मैं चाहता था कि वो फिर से ज़िंदा हो जाए, फिर से मेरे बीच में हो वो। टू बी क्वारलिंग विथ हिम, ताकि मैं उससे लड़ सकूं। फॉर बी क्वारल समटाइम्स, क्योंकि हम कभी कभी लड़ते थे। रादर देन नॉट हैव हिम अगेन, ताकि ना कि ऐसा हो कि कभी भी वो मुझे ना मिले, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, बल्कि मैं उससे मिलना चाहता था, लड़ना चाहता था, झगड़ना चाहता था। एंड वॉज इज अनईजी विदाउट हिम, और मैं उसके बिना अनईजी हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, ऐसा कहते हैं चार्ल्स। as he their poor uncle must have been,
व्हेन द डॉक्टर टुक ऑफ हिज लेग। वो कहते हैं मैं वैसे ही हो गया जैसे कि मेरे अंकल को, तुम्हारे जो पुअर अंकल का पैर जब काटा गया तो उनका हुआ होगा, उनको जैसा लगा होगा उसी तरह मैं हो गया। मतलब एक तरह से यहाँ पे इमेजिनरी बात करते हैं, ऐसा उनके उनके भाई का पैर कभी नहीं काटा गया था या फिर उनके अंग नहीं काटे गए थे, लेकिन वो इमेजिन करते हैं। अब यहाँ पे बताने वाली बात है कि जो चार्ल्स लैम्ब है वो क्या करते हैं, अपने लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स को निकालते हैं और उसमें कुछ फैक्ट फिक्शन डाल देते हैं, कुछ स्टोरी बना के इस तरह से वो ऐसे लिखते हैं। मतलब उनके ऐसे में फैक्ट भी होता है और फिक्शन भी होता है, कुछ उनके लाइफ से के रियल रहता है और कुछ उसमें से उन्हें कल्पना की बातें डाल देते हैं। Here the here the children fell a crying and asked if their little morning which they had on was not for Uncle John, and they looked up and prayed me not to go on about their uncle. अब वो यहाँ पे बच्चे रोने लगते हैं, बेचारे बच्चे सैड स्टोरी को सुन के, और वो कहते हैं हम अपने अंकल के लिए रो रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम प्लीज़ आपको प्रे करते हैं, अब अंकल के बारे में हमको मत बताइए, वी आर बीइंग सैड, हम सैड होते जा रहे हैं, बट टू टेल देम सम स्टोरीज अबाउट देयर प्रेटी डेड मदर, बल्कि हमारी जो प्यारी सी जो मदर है जो ख़त्म हो गई हैं उनके बारे में बताइए। Then I told them how for 7 long years in hope, sometimes in despair, yet persisting ever, I quoted the fair Alice W.N. अब चार्ल्स यहाँ पे कहते हैं कि कैसे 7 सालों तक मैं अपने आप तुम्हारी जो मम्मी है उनका पीछा करता रहा, उनको शादी के लिए परसिस्ट करता रहा, लेकिन वो पहले नहीं मान रही थी, बहुत ज़्यादा शर्मिली थी वो, और 7 साल तक के बाद ही वो मेरे से मानी। और यहाँ पर वो नाम कंप्लीट नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं एलिस W.N. यहाँ पर एलिस W.N. का मतलब है एलिस विंटरटन। और यहाँ पे एक और बात है नोट करने लायक कि डॉटर का भी नाम एलिस है और मदर का भी नाम एलिस है। एलिस द फर्स्ट मदर है, एलिस द सेकंड डॉटर है। और एक्चुअल लाइफ में एलिस विंटरटन एन सिमोन्स है जिनको चार्ल्स लैम्ब प्यार करते थे और जिनसे वो कभी शादी नहीं कर पाए, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब इससे शादी नहीं कर पाए क्योंकि उनके फैमिली में कुछ मैडनेस वाला प्रॉब्लम था। इसको मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। एंड एज सच as much as children could understand, I explained to them what coyness and difficulty and denial meant in maidens. अब वो आगे बच्चों को बताते हैं कि आप समझ ही सकते हो कि जो मेडन्स होती हैं, जो सुंदर लड़कियां होती हैं, वो तुरंत नहीं मान जाती हैं, पर डिनाई करती हैं। अगर कोई मैन उनको प्रपोज करता है तो तुरंत वो नहीं मान जाती, पहले वो मतलब शर्माती हैं, फिर बाद में मानती हैं। और इस तरह से पहले ज़माने में ऐसा होता था। अब भले ही जो लड़कियां चेंज हो गई हैं। When suddenly turning to Alice, the soul of the first Alice looked out at her eyes with such a reality of the re-representment. अब चार्ल्स लैम्ब यहाँ पर सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि जब मैंने एलिस को देखा तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में वही एलिस दिख रही थी जो उसकी मदर जो मर गई थी वो दिख रही थी, बल्कि एलिस डॉटर नहीं दिख रही थी। That I became in the doubt which of them stood there before me, कि मुझे डाउट होने लगा, मुझे कन्फ्यूज़न होने लगा कि मेरे सामने कौन बैठी है, एलिस द डॉटर द एलिस द मदर, और whose that bright hair was, इतने सुंदर जो हेयर हैं सुनहरे उस किसके हैं। एंड वाइल आई स्टूड गेजिंग, और मैं ध्यान से देखता रहा। बोथ द चिल्ड्रन ग्रेजुअली ग्रे फाइंटर टू माई व्यूज़, और मैं जब उनको देखता रहा बच्चों को, मुझे लगा कि मेरी नज़रों से वो ओझल होते जा रहे हैं, मेरे नज़रों से वो धुंधले होते जा रहे थे मेरे बच्चे। रिसीडिंग एंड स्टिल रिसीडिंग, पीछे जा रहे थे एंड स्टिल नथिंग एट लास्ट बट 2 mournful फीचर्स। और लास्ट में वर सीन इन द अटरमोस्ट डिस्टेंस, लास्ट में क्या हुआ कि पीछे जाते गए और सिर्फ 2 परछाइयाँ दिख रहे थे, जो कि बहुत दुखी परछाइयाँ थी और बहुत ही डिस्टेंस से उन लोग दिख रहे थे। विच विदाउट स्पीच स्ट्रेंजली इम्प्रेस्ड अपॉन मी द इफेक्ट ऑफ स्पीच, जो कि मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे, कुछ बस स्पीच से वो बताना चाह रहे थे। क्या बताना चाह रहे थे? वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ थी नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल। वो कहते हैं ना तो हम एलिस के बच्चे हैं, ना तो हम तुम्हारे बच्चे हैं, थी माने तुम्हारा यू, एंड हम बच्चे ही नहीं, इनफैक्ट द चिल्ड्रन ऑफ द एलिस कॉल्स बार्टरम फादर, जो एलिस के बच्चे हैं वो बार्टरम को फादर कहते हैं। वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स,
हम कुछ नहीं हैं, हम ड्रीम के अलावा कुछ नहीं हैं, हम सिर्फ ड्रीम है, सपने हैं। वी आर ओनली वॉट माइट हैव बीन, हम वही हैं जो हो सकते थे लेकिन हुए नहीं। एंड मस्ट वेट अपॉन द टीडियस शोर्स ऑफ द लिथी मिलियंस ऑफ एजेस बिफोर वी हैव एग्जिस्टेंस एंड अ नेम। और हम जो ये लिथी यहाँ पर क्या है, ग्रीक माइथोलॉजी का रेफरेंस है। इसका मतलब ये है कि जब इंसान जब मर जाता है तो ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार एक नदी है, लिथी का पानी पीता है और वो सब कुछ भूल जाता है। तो उस तरह से हम सब कुछ भूल जाएंगे अगर लिथी का पानी पियेंगे, फिर हम नया एग्जिस्टेंस लेंगे और फिर शायद हम तुम्हारे बन जाएं और हमारा एक नेम हो। एंड इमीडिएटली अवेकनिंग आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइटली सीटेड इन माई बैचलर आर्म चेयर वेयर आई हैड फॉलन asleep with the faithful Bridget unchanged by my side. But John L. और जेम्स एलिया was gone forever. अब वो कहते हैं फिर मैं अचानक उठा, मेरी नींद टूटी और जब मैंने पाया अपने आप को तो मैं एकदम शांत तरीके से बैचलर आर्म चेयर में बैठा था और मुझे नींद आ गई थी। मुझे दोपहर में ही नींद आ गई थी, मैं डे ड्रीमिंग कर रहा था और मेरी जो फेथफुल ब्रिजेट, प्यारी सी जो मेरी सिस्टर थी मेरे बगल में बिना चेंज हुए बैठी हुई थी। और मेरा जो ब्रदर था जॉन एल, जो कि इस कहानी में जॉन एल है और एक्चुअल में जो जेम्स एलिया है वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था, ऐसा कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यहाँ पर फैक्ट और फिक्शन का है। आई थिंक यू लाइक द स्टोरी एंड इफ़ आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं राइटर के बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं डिटेल में इनका लाइफ स्टोरी का बता देंगे। बहुत ही ज़्यादा बहुत इन्फ्लुएंशियल इनका लाइफ रहा है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ सो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।